नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और जो आज का विषय है हमारा वो अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो धातु कार्बोनेटों के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ कैसे क्रिया करते हैं और अंत में हम देखेंगे कि भी अम्ल और क्षारक दोनों एसिड और बेस आपस में क्रिया करके क्या जो हमें देते हैं, कि लवण देते हैं या जल देते हैं, क्या देते हैं, ये हम देखेंगे। तो कल हमने जो है लिटमस पेपर के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी। तो लिटमस पेपर, लिटमस विलियन जो होता है, जब ना तो हमारा एसिडिक होता है, अम्लीय होता है और ना ही जो हमारा क्षारीय होता है, तो उस टाइम जो है लिटमस का जो कलर होता है, लिटमस विलियन का जो कलर होता है वो क्या होता है, हमारा बैंगनी कलर होता है। क्या होता है? बैंगनी कलर होता है, पर्पल जिसको बोलते हैं, पर्पल। ठीक है। जब हमारा लिटमस विलियन क्या हो, ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, मतलब न्यूट्रल हो, तो हमारा जो है कलर जो है लिटमस विलियन का वो बैंगनी होगा, पर्पल होगा। ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, अम्ल तथा क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या अभिक्रिया जो क्या प्रोडक्ट देते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एसिड की, अम्ल जो होते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले अम्ल की धातु की बात करूं तो मैं यहाँ पे जिंक ले लेता हूँ और यहाँ पे HCl के साथ इसकी अभिक्रिया करवाता हूँ। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो एक एसिड है, अम्ल है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, जिंक क्लोराइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो क्लोरीन जो एटम है वो बदल गए, तो यहाँ क्लोरीन को 2 से भी इसके आधार में क्या कर देना है, आपने 2 लगा देना है। ठीक है। तो जिंक क्योंकि ऑलरेडी जो बैलेंस था तो इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, क्लोरीन के बेस में हम 2 लगा देंगे। तो इस तरह जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। तो और भी अभिक्रियाएं हैं जिंक की मैं अगर नाइट्रिक एसिड के साथ बात करूं तो HNO3 के साथ, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और पता है, डिस्प्लेसमेंट जब रिएक्शन करते हैं या रिएक्टिविटी टेबल आप जब पढ़ोगे तो और भी आसानी हो जाएंगी चीज़ें, धीरे धीरे ये चीज़ें जुड़ती रहेंगी और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे बिल्कुल चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो जिंक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, तो ये इसको हटा देगा यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा हमारा जिंक नाइट्रेट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है हमारी निकल जाएगी। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गई, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तो हाइड्रोजन एक ही, यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगेन यहाँ से NO3 यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो यहाँ मैं इसके बेस में क्या कर दूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे ये हमें क्या मिल रहे हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे ये कुछ न कुछ लवण दे रहे हैं, साल्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस जो है बार बार यहाँ से निकल रही है। ठीक है। और आगे देख लेते हैं, और हमारे जो एसिड हैं, एसिटिक एसिड की बात करें या फिर जो है हम H2SO की बात करें वो भी देख लेते हैं। तो जिंक की मैं बात करूँ एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH, इसके साथ अभिक्रिया करके ये क्या प्रदान करेगा, यहाँ से हमने पता है ये जिंक एसीटेट बना देगा। क्या है? जिंक एसीटेट बना देगा। ठीक है। और यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी भाई, निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो अगेन जो यहाँ पे H2, यहाँ पे ये H1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको 2 से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं जिंक की लास्ट में देख लेते हैं, जिंक की किसके साथ, एसिटिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड HCl, H2SO4 क्या है, H2SO4।
ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ से जिंक है, हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट हमारे पास बच जाएगा और यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस दोबारा से निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस निकल गई यहाँ से, तो बार बार हमें साल्ट और जो है हाइड्रोजन गैस ही मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसको मैं क्या करूँगा, अगर इस हाइड्रोजन गैस को जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम जो है रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस जो है इसके पास अगर मैं कोई जलती हुई चीज़ लेके आऊँगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मोमबत्ती है, इसको मोमबत्ती को इसके पास लेके आएंगे तो यहाँ पे जो है जो है क्या हो जाएगी, फट फट की ध्वनि होएगी, मतलब कि ये गैस जो है यहाँ से जो है जलने लगेगी। जो हाइड्रोजन के पास किसी जलती हुई चीज़ को लेके आएंगे तो ये क्या है, जलना प्रारंभ कर देगी। तो हमने यहाँ पे देखा जितने भी धातु हैं वो चाहे कोई सा भी एसिड है, HCl है, NO3 है, एसिटिक एसिड है और या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, सबके साथ अभिक्रिया करके साल्ट और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद देखेंगे कि हम जो एसिड्स हैं और बेस हैं धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। तो किसके साथ, कार्बोनेटों के साथ। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और हमने किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, हमने इनकी जो है एसिड के साथ या जो हमारे बेस हैं, क्षारक हैं, उनके साथ इनकी अभिक्रिया करवानी है। तो कार्बोनेटों की बात करूं तो मैं कार्बोनेटों की बात करूं तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ हमने क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अगेन इसको हटा देगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ से CO3, तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मिल सकती है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से एक जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और यहाँ से हाइड्रोजन, ये क्या कर देंगे, पानी भी निकाल देंगे। तो H2O प्लस के CO2 क्या है, CO2, यहाँ से जो है हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसको बैलेंस करना है हमने, ठीक है। तो आपने कुछ भी चीज़ें, मैं बार बार कह रहा हूँ, रटना नहीं है, समझनी है चीज़ें। सोडियम कार्बोनेट है, HCl के साथ जो अभिक्रिया करके हमें सोडियम क्लोराइड जो है लवण दे देगा और यहाँ से जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसको बैलेंस भी करना है। यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ही हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे मैं इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 हैं, यहाँ पे 1 और 2 3, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गई। तो बैलेंस भी आपने करते चलना है। तो अब मैं जो है ये कार्बोनेट हो गया था, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये कैसे अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है HCl के साथ ये कैसे अभिक्रिया करेगा, HCl के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या कर देगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ से वाटर भी निकलेगा और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी निकलेगी। बार बार हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये लवण मिल रहा है जिसको आप साल्ट बोलते हैं,
ठीक है, साल्ट बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन ऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो एसिड होते हैं, ये जो एसिड होते हैं, ये इनके अवशिष्टों के साथ कार्बोनेट अभिक्रिया करके, धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करके क्या है, हमें लवण दे रहे हैं। ठीक है, तो एक कंपाउंड होता है जो धातु अम्लों के अवशिष्टों के साथ मिलके हमें देती हैं, यौगिक जो देती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि भी लवण किसे कहते हैं। एक दो जो है पेपर के अंदर आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है कि लवण किसे कहते हैं। तो धातु जो है अम्लों के अवशिष्टों के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाती है उसे क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। तो यहाँ से भी हमने देखा कि यहाँ से साल्ट, वाटर और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पे हमें दिख रही है, ये क्या करेगी, हमारे पास मैं अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, अब याद करना भाई, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, ये तो बुझा हुआ चूना था, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी हमने क्या की थी भाई, घरों में सफेदी कर रहे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2-3 दिनों के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और यहां से क्या निकल जाएगी, H2O जो है पानी यहां से निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हमारा, ये तो हमें पता है भाई, ये तो संगमरमर, मार्बल का जो है केमिकल फार्मूला है, रासायनिक नाम है संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण जो है हमें चूने से सफ़ेदी करने के बाद हमें क्या है, घरों में दीवारों पे चमक आ जाती है। तो ये जो है यहाँ पे पानी भी मिल रहा है। अगर मैं इसकी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इनके साथ और भी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पास करवा दूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो हमें ये मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पास करवा देता हूँ, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। और ये जो होगा यहाँ से H2 है, तो मैं इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ से ये 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ से कितने हो गए, 3 और 3 6 मॉलिक्यूल हो गए। और यहाँ पे कार्बन की बात करूँ तो मैं कितने हो जाएंगे, 2 हो गए, और यहाँ पे 1 और 2, ये भी 2 हो गए। तो ये जो है केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस भी करते चलना है। तो यहाँ से हमने देखा भाई, बुझे हुए चूने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की हमने रिएक्शन बार बार हम पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी किसी चीज़ को सीखना है तो भाई रिवीजन तो करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो आपने इसको बार बार रिवाइज करना है, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे, आप इनको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने देख लिया कि भाई हाइड्रोजन जो है कार्बोनेटों के साथ एसिड्स, और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ, धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके हमने क्या देखा यहाँ पे भाई, ये तो क्या है, साल्ट दे रहे हैं और यहाँ से वाटर दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकल रही है। ठीक है, मैं कलर जो है चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से हमें लवण मिल गया, ये पानी मिल रहा है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि भाई यहाँ से कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अमल क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और हमें क्या देते हैं, लवण दे देते हैं, जल दे देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देते हैं। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें जो है अम्लों की हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ और कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया का पता चल गया है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो है धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु के मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनके साथ जो है एसिड कैसे अभिक्रिया करता है। तो उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ से अब हम अम्ल और क्षारक, एसिड और बेस की दोनों की आपस में अभिक्रिया करेंगे, उनकी रिएक्शन करके देखेंगे और क्या हमें मिलेगा ये भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ, ये हमारा क्षार हो गया, और यहाँ से जो है HCl की बात करूं तो ये यहाँ से समीकरण अभिक्रिया करके ये हमारे क्या दे देंगे, सोडियम, इसको हटा देगा तो यहाँ से मिल जाएगा NaCl, साल्ट मिल गया, और यहाँ से हमें मिल जाएगा वाटर H2O। ठीक है, तो यहाँ से हमें लवण और क्या जल मिलते हैं। कब? जब अम्ल और क्षारक, एसिड और बेस दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो लवण, साल्ट और वाटर हमें मिलता है। इसका मतलब ये तो क्या है, उदासीकरण क्रिया होगी, उदासीकरण अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ से चीज़ें न्यूट्रल हो गई हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, और न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, उदासीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, जो एसिड और बेस के साथ में अभिक्रिया करने पे हमें जब लवण और जल मिलते हैं। तो ये बार बार यही मिलेंगे जब भी आप कभी भी रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जब एसिड और बेस की अभिक्रिया करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे तो लवण और जल ही हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, अम्ल जो हैं धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनके साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं ये और देख लेते हैं। अम्ल, एसिड जो हैं धातु, मेटल के ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ ये कैसे अभिक्रिया करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है फॉर एग्जांपल, यहाँ HCl के साथ मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड, और यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी भाई, यहाँ से जो है यहाँ से जो है वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो 2 यहाँ पे हैं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो और यहाँ पे भी 2 से हमें बेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो अगेन हमें यहाँ पे ये क्या है भाई, लवण मिल रहा है, ऑक्साइड की जब अम्लों के साथ जो रिएक्शन होती है तो लवण मिल रहा है, और यहाँ पे हमें जल मिल रहा है। तो ये तो हमने पीछे रिएक्शन जो की है जिसमें अम्ल जी, क्षारक और जो अम्ल होते हैं आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल ही दे रहे हैं। इसका मतलब धातु के ऑक्साइड भी क्या दे रहे हैं, धातु के ऑक्साइड भी हमें लवण और जल दे रहे हैं। इसका मतलब धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये हमें पता चल गया है। यहाँ से क्या धातु के ऑक्साइड कौन सी, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों होते हैं भैया, यहाँ पे हमने देखा कि भाई अगर ये बेस तरह का है तभी तो ये न्यूट्रल करके क्या दे रहे हैं, हमें जल दे रहे हैं। इस वजह से ये कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि हमने क्षारों के साथ पिछली रिएक्शन में देखा, यहाँ पे ये बेस था, क्षार था, अम्ल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर दे रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उसी तरह से ये जो हैं ऑक्साइड जो हैं यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हमें क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। इसी वजह से इसको हम धातु के ऑक्साइडों को क्षारीय प्रवृत्ति का कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु के ऑक्साइडों को क्षारीय प्रवृत्ति के कहते हैं। ठीक है, इसको हम जो आगे अपने आने वाले लेक्चर हैं वहाँ पे भी इसको अच्छी तरह से डिटेल करेंगे। ठीक है, डिटेल से करेंगे।
तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जो अधात्वीय ऑक्साइड होते हैं वो हमारे क्षारकों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो अधात्वीय ऑक्साइड देख लेते हैं। तो अधात्वीय ऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अभी अभी हम करके आए थे, बार बार इस रिएक्शन को कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है, जो कि एक क्षारक है। इसकी अधातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करेंगे तो हमने पता था क्या बनाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और यहाँ से जो है पानी भी हमें मिलेगा H2O। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, जो हमने एसिड और बेस के साथ, अम्ल और क्षारों के साथ अभिक्रिया की थी, तो वहाँ से हमें क्या है, लवण मिल रहा था, और क्या मिल रहा था, यहाँ से जल ही मिल रहा था। तो ये तो हमारी अभिक्रिया जो है जो है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के समान है। अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती थी, उदासीकरण की अभिक्रिया हो रही थी वहाँ पे, उसके समान है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, क्षारक है। ठीक है, और ये सेम लवण और जल दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, तभी तो ये लवण और जल प्रदान कर रहे हैं। इससे पता लग गया जो अधात्वीय ऑक्साइड होते हैं, अधात्वीय ऑक्साइड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, अम्लीय। तो यहाँ से अम्लों को बार बार हम रेड से नोट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है रेड से ही नोट करेंगे। तो ये क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा भी कैसे जो हैं एसिड और बेस, लवण और क्षारक जो हैं, कैसे कैसे धातुओं के साथ, धातुएं कार्बोनेटों के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ, धातु के ऑक्साइडों के साथ और अधातु के ऑक्साइडों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, और ये आपस में एसिड और बेस आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं और क्या क्या हमें प्रदान करते हैं। इन्हीं चीज़ों का हम आगे, और ये भी हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद करने हैं, इनको सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक अन्य विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।